गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने बात करी थी कि दृष्टिबाधिता क्या होती है, दृष्टिबाधित बालकों से ग्रसित बालकों को कैसे पहचाना जाता है, क्या उनके लक्षण होते हैं। आज हम बात करेंगे कि दृष्टिबाधित बालकों की क्या समस्याएं होती हैं। तो दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनमें अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे व्यवहार से संबंधित समस्या होती है, अधिगम से संबंधित समस्या होती है, स्थापन्य से संबंधित समस्या होती है, समायोजन से संबंधित समस्या होती है, जीविकोपार्जन से संबंधित समस्याएं होती हैं। इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं दृष्टिबाधित बालक। तो पहली समस्या है बुद्धि क्षमता, बुद्धि लब्धि स्तर कम होना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनकी बुद्धि स्तर जो है वो सामान्य बालकों के बुद्धि स्तर या बुद्धि लब्धि से कम होती हैं या औसत होती हैं। वो किसी भी चीज़ को समझने का कोई भी अवसर या शिक्षा संबंधी कोई भी समस्या, शिक्षा संबंधी कोई भी चीज़ को समझने में अक्षम महसूस करते हैं। ठीक है, उनको कोई भी मतलब अधिकांश बुद्धि परीक्षण जो होते हैं, जैसे रोषाशाही धब्बा बुद्धि परीक्षण है, भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण है, इन सभी जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ये जो बुद्धि परीक्षण हैं, इन बुद्धि परीक्षणों के प्रश्नों को हल करने में इनमें समस्या उत्पन्न होती है। ये इन प्रश्नों के उत्तर को हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला है कि शैक्षिक मंदता की बात करते हैं। क्या होती है शैक्षिक मंदता? तो दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं वो ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। सामान्य बालकों में शैक्षिक उपलब्धि रहती है, सामान्य बालक शैक्षिक रूप से अपना अध्ययन अध्यापन कार्य करते हैं। ठीक है, और उनकी सामान्य बालकों से उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि होती है कम होती है। वो ब्रेल लिपि द्वारा ही अपना शिक्षण कार्य करते हैं। ठीक है, वो सामान्य बालक से 1-2 साल पीछे होते हैं। ठीक है, उनके सीखने की जो गति होती है वो सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, सूचनाओं को बोधगम नहीं कर पाते हैं, इसकी समस्या उनको होती है। मंद विकास होता है उनका, उनकी जो मंद वाणी होती है, उनका वाणी का विकास धीरे होता है। ठीक है, मतलब यह है कि पूर्ण रूप से जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके वाणी कौशल और अनुभव नहीं होता, उनको वाणी का कौशलों का अनुभव नहीं हो पाते हैं। उन्होंने जो सुना है उसी के आधार पर वो क्रिया प्रतिक्रिया कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ ना देख रहे हैं, केवल वो महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी के आधार पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। स्पष्टता नहीं होती है, वाणी में स्पष्टता नहीं होती है, स्पष्टता का अभाव होता है। अगला है व्यक्ति विक्षिप्त होना, मतलब व्यक्तित्व का विक्षिप्त होना, मतलब अलग सा व्यवहार करना। जैसे व्यक्तियों के विकास में वंशानुक्रम वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो। वंशानुक्रम वातावरण का व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो वही चीज़ है कि दृष्टिबाधित बालकों का समुचित वातावरण जीवन के अनुभव उनके व्यक्तित्व के विकास के तरीके से होता है, जो सामान्य बालक से भिन्न होता है। इनके विकास में मानसिकता का गहन प्रभाव पड़ता है। इनमें इनको असुरक्षा की भावना बहुत रहती है और विक्षिप्तता बहुत ज़्यादा रहती है। इस कारण से इनके व्यक्तित्व प्रभावित होता है। ये सदैव सहमे से रहते हैं, डरे से रहते हैं। कुछ मतलब इनके मन में रहता है कि कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे उसका गलत प्रभाव ना पड़ जाए, क्योंकि उनको देखने में समस्या हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस वजह से वो अपने व्यवहार को बहुत ही सोच समझ के करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला है सामाजिक समायोजन की समस्या। समाज में दृष्टिबाधितों की एक ही दृष्टि है। समाज में जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनको एक ही दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वह समाज में रहते हैं, क्योंकि वह समाज से सहायता मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं। ठीक है, इन्हें व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनमें हीन भावना आ जाती है, समायोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के बालकों को विद्यालय में भी समायोजन की आवश्यकता होती है। जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके अलग से मतलब विद्यालय आदि होते हैं, जिसमें उन्हें शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य दिया जाता है, और जो भी सहयोग होता है वो आप मतलब शिक्षकों द्वारा, वहाँ के प्रबंधकों द्वारा, जितने जो भी स्कूल के स्टाफ हैं
उनके सहयोग से उनको शिक्षण कार्य दिया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि समाज के साथ कैसे समायोजन करें, जो भी समस्या है उसका पूर्णतः निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। अगला है शैक्षिक प्रावधान। शैक्षिक प्रावधान का है कि दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका उनके लिए एक विशेष कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह है कि कक्षा व्यवस्था की विधि कैसी हो, ठीक है। मतलब सहकारी योजना का विकास किया जाए जिसके द्वारा कम देखने वाले बालक अपने कार्य को एक सामान्य बालकों से युक्त कक्षा के योग्य शिक्षक के अंतर्गत कार्य किए, जिनको लो विज़न होता है, जो कम देख पाते हैं, जिनको धुंधला सा दिखाई देता है, ठीक है। तो उनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षण कार्य कराया जाता है कि सामान्य बालकों के साथ उनका मेल मिलाप हो, वो उन्हीं के साथ बैठकर अध्ययन अध्यापन कार्य करें। जो भी उनको समस्या आ रही है वो कक्षा में अध्यापकों द्वारा समस्या का समाधान किया जाए। सहयोगी पाठ्यक्रमियों जो सह पाठ्यक्रमी होते हैं वो भी उनका पूर्णतः सहयोग प्रदान करें। उनके अध्ययन अध्यापन में जो समस्या आ रही है उनको पूर्ण रूप से अपना सहयोग देने का कार्य करें। अगला है कि सहकारिता की बात करते हैं। तो यदि उपयुक्त योजना सफलतापूर्वक चल रही है, ठीक है, बालक के स्वास्थ्य और शिक्षा के उत्तरदायित्व जो है वहाँ के शिक्षक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक, बालकों के माता पिता, इन सभी का पूर्णतः भूमिका होना महत्वपूर्ण है। उनकी अहम भूमिका होती है उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। इस सहयोग को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक को शिक्षा के विशेष उद्देश्य से परिचित कराया जाए। इन सभी को समस्या समाधान, जो भी दृष्टिबाधित बालक की समस्या है उस समस्या का पूर्णतः समाधान दिया जाए, उसे पूर्ण रूप से सहयोग देने का कार्य किया जाए। अगला है कि शिक्षक जो है सहायक उपकरणों का प्रयोग करें, ठीक है। जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग किया जाए कि मतलब जो बालक हैं उनका विकास जो हो रहा है उसको मतलब किस तरीके से उनका स्ट्रेटेजी तैयार की जाए, कौन से शिक्षण तकनीकी उपकरण उनको प्रदान किए जाएँ, टीचिंग एड्स उनको दिए जाएँ ताकि वो सरलतापूर्वक अपने अध्ययन अध्यापन कार्य कर सकें, क्योंकि वो स्पर्श के द्वारा ही महसूस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ है, कैसे है। तो वही ब्रेल लिपि द्वारा, जो ब्रेल लिपि से संबंधित किताबें होती हैं उनको अपने हाथों से स्पर्श करके ये दृष्टिबाधित बालक अध्ययन कार्य करते हैं, ठीक है। कुछ भी होता है तो उनको बताया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार स्पर्श किया जाता है कि वो समझें ये कौन सी चीज़ है, क्या है। तो स्पर्श के अनुभव के द्वारा वो अपना कार्य कर सकते हैं, अध्ययन अध्यापन कार्य भी कर सकते हैं। इसमें जो है विद्यालय तथा कक्षा में चलने का निर्देश, मतलब क्लासरूम है उसमें कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ठीक है। अपनी उनकी सुविधा के अनुसार जो मतलब कक्षा का जो अरेंजमेंट है उनकी सुविधा के अनुसार उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, बैठने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो उस प्रकार से कक्षा का वातावरण बनाया जाता है। अगला है कि एक समय में एक ही गतिविधि कराई जाती है, उनको एक समय में एक ही एक्टिविटी कराना है, ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं करानी है, नहीं तो वो असमंजस में पड़ जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, उनका सीखने की क्षमता प्रभावी होगी, ठीक है। अगला है कि विद्यालय में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे उनकी पूरी जानकारी, अगर विद्यालय में, क्योंकि बच्चे को शुरू में तो वही ट्रेन किया गया है कि विद्यालय वो आता है, विद्यालय में कहाँ गेट है, क्या है, वो अपने अनुभव के अनुसार, अनुभव क्षमता के अनुसार ही वो काम करता है कि इधर से जाना है, वैसे जाना है, सारा डायरेक्शन होता है। लेकिन जब विद्यालय में और कक्षा में परिवर्तन होता है, कहीं शिफ्टिंग हो जाती है, तो उस चीज़ की उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है, फिर से उनको उस चीज़ का अभ्यास कराया जाता है। इस आधार पर उनको जो है मतलब बताया जाता है कि कैसे मतलब अब जो व्यवस्था हुई है, परिवर्तन हुआ है, उस व्यवस्था के अनुसार उन्हें फिर से ढालने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। आज हमने बात करी कि शिक्षण मतलब दृष्टिबाधित बालकों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, ठीक है। अब अगली कक्षा में बात करेंगे कि दृष्टिबाधित बालकों की क्या विशेषताएं
होती हैं। धन्यवाद।